गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ डेफिनेशंस के बारे में तो सीख ही चुके हैं, जिसमें अपन लोगों ने देख लिया कि तंत्र क्या होता है, पारिपार्श्व क्या होता है, सीमा क्या होती है, ठीक है। और साथ में देखा था कि जो प्रकार होते हैं तंत्र के वो कितने टाइप्स के होते हैं। अभी भी अपने को भी डेफिनेशंस ही पढ़नी है। एक बार जब डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी तब उसके बाद हम उसके आगे के मेन पार्ट्स पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अपने को सीखना है कि प्रक्रम क्या होता है और कितने टाइप के आपके प्रक्रम होते हैं। तो इसके लिए आप लोग हेडिंग डालना ऊष्मागतिकी प्रक्रम या के प्रकार या टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। आप लोगों को क्या हेडिंग डालनी है? ऊष्मागतिकी प्रक्रम के प्रकार या टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग ये सीखो कि प्रोसेस क्या होती है। आप लोगों ने उस दिन लास्ट क्लास में सीखा था कि अपन स्टेट क्या होती है, स्टेट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मैंने माना मेरे पास कोई स्टेट ए है और इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है, और स्टेट बी है, ये स्टेट बी में कन्वर्ट हो रहा है। स्टेट बी का जो प्रेशर है P2 और वॉल्यूम V2 है। तो स्टेट ए से स्टेट बी पर जाने के लिए ये जिस पथ का फॉलो करेगा, जिस रास्ते से ये जाएगा, उसे बोलेंगे अपन क्या? प्रक्रम या प्रोसेस। यानी कि जिस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी मैकेनिज्म होती है कि किस मैकेनिज्म से ये हो रहा है, उस रास्ते को बताते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे उस चीज़ को अपन क्या नाम देते हैं? प्रक्रम या प्रोसेस। तो इसमें काफ़ी सारे प्रक्रम होते हैं। मैं चार्ट फॉर्म में बनाऊँगी और आप लोगों को चार्ट फॉर्म में ही नोट डाउन करना है। देखो आप लोग लिखना यहाँ पर प्रक्रम या प्रोसेस। देखो फर्स्ट नंबर पर आप लोग डालना समतापी प्रक्रम। इंग्लिश वाले लिखना आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरे नंबर पर आप लोग डालना समदाबी प्रक्रम। इंग्लिश में लिखना आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड नंबर पर आप लोग लिखना समआयतनिक प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ नंबर पर लिखना रुद्धोष्म प्रक्रम। इंग्लिश वाली लिखना एडियाबेटिक प्रोसेस। और फिफ्थ नंबर पर लिखना चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। काफ़ी हद तक चीज़ें तो आप इनके नामों से ही समझ गए होंगे, ठीक है। देखो एक एक करके सबको पढ़ेंगे अपन लोग। सबसे पहले आओ आप लोग समतापी प्रक्रम पर। नाम है इसका इंग्लिश में आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी बुद्धि मत लगाओ, बस इसके नाम पे ध्यान दो। क्या है ये यहाँ पे? समतापी, तोड़ो से समान ताप, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके पूरे होने के दौरान सिस्टम के टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना आए, टेम्परेचर आपका सेम रहे, नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? समतापी प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ देखो आप लोग,
ये आइसोथर्मल प्रोसेस में तो इतना ही आपको याद रखना है कि जब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम लोग जाएंगे, स्टेट ए से स्टेट बी में जाएंगे, कोई भी चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। आपका गैसों का एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो यानी संपीड़न हो या प्रसार हो, पर आपके यहाँ पे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और नोट डाउन करनी है, कुछ 1-2 फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ, उनके भी डेरिवेशन को मत देखना, डेरिवेशन अपने को फुल ही करने। इसमें आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स 2 यूनिट्स में कंप्लीट की हुई है, इसका मतलब आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी तो डिटेलिंग में ही है। बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपन बेसिक कर रहे हैं, तो बेसिक का भी हम बेसिक ही करेंगे। देखो, आपकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला होता है NCV/dt, ठीक है, और आपकी एंथैल्पी में चेंज का फॉर्मूला होता है NCP/dt। अब मुझे एक बात बताओ, आपने आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है, समतापी प्रक्रम बोला है, इसका मतलब T सेम है। T सेम का मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0। D ये क्या है? D दिया हुआ है, डिफरेंस हो गया। और दूसरे तरीके से बोलें तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है जो आपको छोटे छोटे अंतर में ही चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पे dt आपकी 0 हो गई, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया। यानी कि यहाँ पे देखो आप लोग, इन दोनों फॉर्मूलों में dt दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो dt की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो ओवरऑल ये दोनों जो वैल्यू हैं ये भी तो आपकी 0 हो जाएंगी। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, यदि कोई प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल है, यदि कोई प्रक्रम आपका समतापी है, तो वहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर भी 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, DE आपका क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप लोग नोट डाउन कर लेना, DE है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और DH है आपका चेंज इन एंथैल्पी, हिंदी वाले लिखना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसको लिखना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और इसको लिखना एंथैल्पी में परिवर्तन। ये टर्म्स आप लोगों ने सुनी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, आपको ये सारी चीज़ें एक तरफ नोट डाउन कर लेनी है एक साथ। कैसे कि समतापी प्रक्रम के लिए आपका dt भी 0 होता है, de भी 0 होता है और dh भी 0 होता है। बहुत काम की चीज़ है ये आपकी। ये सारे प्रक्रमों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रक्रम है ना, वो आपके समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम ही है। आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स में सिलेबस में जितनी भी चीज़ दी हुई है ना, मोस्टली आगे तक कंपटीशन में भी जाओगे ना, तो वहाँ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर ही क्वेश्चंस आपको मैनिपुलेट करके देते हैं। अब आपको ये बेसिक क्लियर है ना, तो आप फॉर्मूलों के साथ खेल सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी आप लोग सीख जाओगे। आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखा होगा, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, मैं इसे कर सकता हूँ, पर आपको क्लिक नहीं करेगा फॉर्मूला। थर्मोडायनेमिक्स में आपको सजा सजाया फॉर्मूला नहीं देगा क्वेश्चंस में, वो आपको कहेगा कि मैंने क्वेश्चन दिया है, फॉर्मूलों के साथ आप खेलो। तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको काम आती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी है कि आप लोगों को आगे चल के केमिस्ट्री लेनी है, केमिस्ट्री में फ्यूचर बनाना है, कंपटीशन देने हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी से नोट डाउन करना शुरू कर दो, अभी से इन पे ध्यान देना शुरू कर दो, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरे नंबर पर आते हैं अपन समतापी प्रक्रम पर। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, लेकिन आप लोग समतापी के नीचे समतापी लिखना, समदाबी के नीचे समदाबी वाली सारी चीज़ें लिखना, जैसे चार्ट फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको लाइव क्लासेस में बोला था। अब देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पर आपका आता है समदाबी प्रक्रम। अब तो आप लोग समझ गए होंगे समदाबी का क्या मतलब हो गया, समान दाब, ठीक है। यानी कि ऐसी जब कोई प्रोसेस हो रही होगी तो कुछ भी चेंज होगा सिस्टम का, पर प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर सेम रहेगा पूरी प्रोसेस के दौरान, उसे बोलेंगे समदारिक प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। अब यहाँ पे ना आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना। ये मत सोचना हम लोग हिंदी मीडियम हैं तो इंग्लिश टर्म्स को इग्नोर कर दें, बिल्कुल मत करना। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश टर्म से बहुत क्लियरली शो होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो हिंदी की से। हालांकि यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत ईजिली शो हो रही है समदाबी से, पर आइसोबारिक भी याद रखना। देखो अगर आपको लगे कि आइसोबारिक बहुत नया शब्द है तो बिल्कुल नहीं है। आइसो तो हम समान के लिए शुरुआत से यूज़ किए जा रहे हैं। अब इस वर्ड पे ध्यान दो, बारिक पे।
बाहर किसकी यूनिट होती है, बताओ। प्रेशर की यूनिट होती है ना, और प्रेशर को ही तो सेम रखा है हमने, तो इससे कनेक्ट कर पा रहे हो, इसलिए हमने इसको बोल दिया क्या, आइसोबारिक प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपका प्रेशर सेम रहेगा, या बोल दो चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा, 0 रहेगा। बस इतना से यहाँ पे आपको पढ़ना है। आगे आइए समायतनिक प्रोसेस पे। समायतनिक का मतलब क्या होता है, जिसका आयतन सेम रहे पूरी प्रोसेस के दौरान, आयतन में कोई भी चेंज ना आए सिस्टम के, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, समतापी प्रक्रम, सॉरी समायतनिक प्रक्रम, और इसके लिए dV की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रोसेस समायतनिक है, इसका मतलब सिस्टम का प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है, ना गैसों का एक्सपेंशन हो रहा है, ना कंप्रेशन हो रहा है, dV 0 हो गया। आगे हम लोग वर्क पढ़ेंगे तो एक्सपेंशन का वर्क होता है आपका P इंटू dV। ठीक है, अब हमने बोल दिया आपकी समायतनिक प्रोसेस है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0 है, dV की वैल्यू 0 है, तो टोटल जो वर्क होगा, वर्क डन भी यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, कोई बात नहीं है, अपने को यहाँ पे बस अभी थोड़ा सा सीखना है। ये पूरा की पूरा डेरिवेशन है, बिल्कुल आप चिंता ही मत करो, हमको ये पूरा डेरिवेशन सीखना है, ये वाला डेरिवेशन भी सीखना है, और यहाँ पे जो मैंने आपको DE = NCB dt बताया था वो भी आपको सीखना है, DH = NCP। तो इनकी तो चिंता ही मत करो, इनको तो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम ही आपको याद करा के जाएंगे। अब आगे देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम, इसको भी हमें अच्छे से सीखना है। देखो क्या होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, नाम से कनेक्ट कर पा रहे हो इसको, रुद्धोष्म को, यानी कि रुद्धोष्म यानी ऊष्मा रुद्ध हो चुकी है, जहाँ पे आपकी सिस्टम की ऊष्मा में, मतलब ऊष्मा सबसे पहले बताओ, ऊष्मा आपकी किसी स्टेट की होती है कि किसी पथ पर जनरेट होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आपके टेम्परेचर, दो पिंडों के टेम्परेचर में चेंज होगा, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है, और मैंने आपको दे दिया T1 > T2 है, तो उसी कंडीशन में तो आपकी हीट फ्लो होती है, यानी कि यहाँ पे आपकी हीट फ्लो होती है, तो हम कहते हैं इस चीज़, अगर कोई चीज़ आपकी पथ पर जनरेट होती है ना, तो उसको पाथ फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखना। यदि कोई चीज़ आपकी पथ पे जनरेट होती है तो उसे पाथ फंक्शन भी बोलते हैं, और हिंदी में पथ फलन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन आपके पथ पे डिपेंड करते हैं, पथ पे जनरेट होते हैं, उनको पथ फलन या पाथ फंक्शन कहते हैं। नाम से बिल्कुल जो हो रहा है, तो आपकी जो ऊष्मा है वो पाथ फंक्शन है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या होगा, जब कोई भी प्रोसेस होगी ना, तो सिस्टम और पारिपार्श्विक के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये तो कह ही नहीं सकती कि सिस्टम की ऊष्मा जो है चेंज नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम की ऊष्मा नहीं होती है, जब वो प्रोसेस होती है तो पाथ की ऊष्मा होती है। तो यहाँ पे ये मैं बोल सकती हूँ Q = 0। ठीक है, आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि हम इसको dQ = 0 भी तो बोल सकते हैं, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मोर करेक्ट है वो आपका Q = 0 है, क्योंकि यहाँ पर आपकी Q जनरेट हुई है, इसी चीज़ को Q बोल रहे हैं, ये चेंज इन Q थोड़ी है आपका। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ देखो आपके रुद्धोष्म प्रक्रम में Q की वैल्यू 0 हो गई, सिस्टम और पारिपार्श्विक के बीच में कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ है। अब यहाँ पे एक जो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है वो ये है कि मैम ये बताओ, आप कह रहे हो कि ऊष्मा में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो क्या ताप में चेंज होगा? मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम, ऐसा कोई पॉसिबल है कि आप कह रहे हो कि ताप में चेंज नहीं होगा लेकिन ऊष्मा में चेंज हो जाएगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जो बच्चे नए हैं वो लोग अच्छे से सुने। देखो आप लोगों को जब भी आप पहले शुरुआत में स्कूल साइकिल वगैरह से जाते थे, तो टायर जब वहाँ पर पंचर होता था, ठीक है, टायर फटता था, तो उसमें से ठंडी हवा फील होती है। आप में से कुछ बोलोगे मैम जब टायर फटता था तो हम लोग टायर के पास थोड़ी बैठे रहते थे ये देखने के लिए कि तेरे में से ठंडी हवा आ रही है कि गर्म आ रही है। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बैलून ले लो, बैलून को पहले भर के बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है, वहाँ से एयर पास नहीं होनी चाहिए, फिर एकदम से उसमें पिन से उसमें होल करो बिल्कुल। जब उसमें से हवा निकलती है ना, वो बहुत ठंडी हवा निकलती है। क्यों होता है ऐसा कि आप कर रहे हो और हवा आपको ठंडी फील हो रही है, जबकि बाहर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये प्रोसेस होती है ना, आपकी टायर का फटना, बैलून का फटना, जो भी है, ये बहुत तेज़ी से होने वाले प्रोसेस हैं।
स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंट होते हैं ये प्रोसेस, इनको टाइम ही नहीं मिलता। जब भी कोई आपका टायर फटेगा ना तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो अपने सराउंडिंग के साथ कोई हीट को ले सके, कि वो कहे कि अभी रुक जा पहले मैं अपना और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से एयर को बाहर जाने दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है, उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे उसको टाइम नहीं मिला कि वो हीट का फ्लो कर सके सिस्टम और सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर को सेम करने के लिए। एक बात तो यहाँ आपको क्लियर है ना, इसका मतलब यहाँ पे हीट फ्लो नहीं हुई सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब दूसरी बात, आप टेम्परेचर पे ध्यान दो। हमने बोला बैलून का फटना, टायर का फटना, अल्टीमेटली यहाँ हो क्या रहा है, बैलून कब फटेगा या टायर कब फटेगा, कोई भी पाइप कब फटेगा, जब उसमें गैसों का प्रसार होगा और उसको जगह नहीं मिल रही होगी बाहर निकलने के लिए, वो इतना ज़्यादा प्रसार हो जाएगा तभी तो वो फटता है। ठीक है, तो यही यहाँ को काम होता है। तो एक तरीके से यहाँ अल्टीमेटली काम क्या हो रहा है, गैसों का प्रसार हो रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों में गैसों का प्रसार हो रहा है। अब यहाँ देखो, प्रसार हो रहा है, प्रसार का मतलब सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पे ना आपको दो चीज़ याद रखनी है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो सिस्टम द्वारा काम, वर्क डन बाय सिस्टम। आपके लिए दोनों चीज़ें लिखूं, तंत्र द्वारा कार्य, तंत्र द्वारा कार्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क ऑन सिस्टम या वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। और दूसरी आपके पास यहाँ पे एक चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, तंत्र पर कार्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये वर्क डन बाय सिस्टम है और इसको बोलेंगे वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, इन चीज़ों को सीखो। यदि आप बाहर से सिस्टम पर कोई प्रेशर लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं आपने सिस्टम पे काम किया है, सराउंडिंग ने सिस्टम पे काम किया है, तो उसको बोलेंगे तंत्र पर कार्य। और यदि आपने तंत्र पे काम नहीं किया है, तंत्र खुद ही काम कर रहा है। अच्छा, गैसों का प्रसार होने के लिए आप बाहर से दाब लगाओगे कि यह गैस खुद ही फैलेगी, यानी कि आपका सिस्टम खुद ही तो गैसों का एक्सपेंशन करेगा, इसको बोलेंगे तंत्र द्वारा कार्य। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी हमें पढ़ने हैं, तो यहीं पर आप लोग चीज़ देख लीजिए। यदि तंत्र कोई काम करेगा, यानी कि तंत्र की एनर्जी यहाँ पे गई है, आप जिस पे स्टडी कर रहे हो, जिस सिस्टम की स्टडी कर रहे हो, एनर्जी आपने उस सिस्टम की यूज़ किया, यानी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। इसलिए हम कहते हैं यदि वर्क डन बाय सिस्टम है तो केमिस्ट्री में, नॉट फिजिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में बस साइन कन्वेंशन का ही अंतर होता है। अपनी केमिस्ट्री कहती है कि यदि वर्क डन बाय सिस्टम है तो वहाँ पर वर्क आपका नेगेटिव आएगा, और यदि तंत्र पर कार्य, यानी तंत्र पर आपने बल लगाया है, तंत्र पे दाब लगाया है, यानी तंत्र को आपने एनर्जी दी है, तो यहाँ पे वर्क डन जो आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। अब यहाँ देखो, हम आ जाओ, अपने टायर फट गया, अपना टायर फटने से गैसों का प्रसार हुआ। गैसों का प्रसार क्या होता है, तंत्र द्वारा कार्य। ये कौन सी प्रोसेस है, इसमें कौन काम कर रहा है, तंत्र आपका कार्य कर रहा है, सिस्टम आपका वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे ये साइन कैसे दिया था, मैंने यही तो बोला था, जब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तंत्र काम करता है, तो तंत्र खुद की एनर्जी का यूज़ करता है, और वहाँ एनर्जी कम होने की वजह से वर्क डन को हमने नेगेटिव साइन दिया था। ये आपका मैथमेटिकली भी आ जाएगा, इसकी आप टेंशन मत लेना, पर आप याद रखना ये चीज़ कि केमिस्ट्री में वर्क डन बाय सिस्टम है तो नेगेटिव साइन आएगा, और वर्क डन ऑन सिस्टम है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे गैसों का प्रसार होना तंत्र द्वारा कार्य है। ठीक है, अब इसे सिस्टम को, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में इतना टाइम नहीं रहा कि वो बाहर से हीट ले लें, इस प्रसार के लिए नहीं मिला ना, तो वो क्या करेगा, खुद की एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देगा, खुद की इंटरनल एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर दिया। और पहले यदि उसकी एनर्जी E1 थी, गैसों के प्रसार से पहले, जब तक आपका टायर नहीं फटा था, बैलून नहीं फटा था, यदि एनर्जी E1 थी और फटने के बाद E2 रह गई, आप लोग बताओ, मैं कह रही हूँ तंत्र की ऊर्जा कम हो जाएगी, इसका मतलब यही तो कह रही हूँ मैं, E1 बड़ा है E2 से। अब ये जो एनर्जी कम हुई है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यहाँ देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया था BE कितना होता है, NCV/dt बोला था। आपका एनर्जी यहाँ से, यदि मैं इस पूरा कांस्टेंट होता है, ये ऊष्मा धारिता होती है, एक तरीके से आपकी DE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DT आ रही है।
अब यहाँ देखो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि प्रोपोर्शनल का साइन है तो दोनों चीज़ें या तो बढ़ेंगी या दोनों चीज़ें कम होंगी, और व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है तो एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। इन्वर्सली में क्या होता है, इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, यदि y बढ़ेगा तो x कम होगा और y घटेगा तो x ज़्यादा होगा। इन्वर्स में ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे चलते हैं, जबकि प्रोपोर्शनल में दोनों क्वांटिटी में सेम चेंज आता है। अब यहाँ देखो आपकी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होने से टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि पहले की तुलना में अब टेम्परेचर कम है तो आपको वहाँ पे गैसेस ठंडी फील होने लगती हैं। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर में चेंज हुआ लेकिन हीट जनरेट नहीं हुई, यानी कि Q की वैल्यू 0 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम पॉसिबल है जहाँ पे हीट तो जनरेट नहीं होगी लेकिन टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब आइए आप लोग चक्रीय प्रोसेस पे देखो, यहाँ से सभी लोग अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ से अपनी लाइव क्लासेस नहीं हुई थी अब चक्रीय प्रोसेस से। तो चक्रीय प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, साइकिल, साइकिल इसी को तो बोलते हैं। मैं जहाँ से शुरू करूँ कहीं से भी चलते हुए मैं वापस वहीं आ जाऊँ तो मैं उसको बोलूँगी क्या कि एक मेरी साइकिल बन गई। और यदि आपकी प्रोसेस भी ऐसी हो रही है कि एक स्टेट से चालू हो रहे हैं और हम कुछ बहुत तरीके से बहुत पाथ को फॉलो करते हुए वापस यदि हम उसी स्टेट में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, चक्रीय प्रोसेस। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, चक्रीय प्रोसेस में बीच में कोई इंटरमीडिएट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी कि बीच में मिनिमम एक इंटरमीडिएट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों में से किसी, बहुत लोगों को नहीं पता ये चीज़, आप लोग बोलोगे मैम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप किसी भी प्रक्रम को साइकिल प्रक्रम तभी बोलोगे जब बीच में कोई इंटरमीडिएट हो या कोई एक स्टेट से तो होके वो गुजरा हो। ठीक है, वैसे ही आप लोग घूमते फिर रहे कोई पर्पज़ नहीं है आपका तो उसको साइक्लिक प्रोसेस नहीं बोलेंगे। पहले बीच में कोई एक और स्टेट आएगी, यानी बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, उसके बाद वो होता हुआ यदि पहली वाली स्टेट पे पहुंच जाए तो उसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। बाकी आप लोग ये याद रखना कि जिसका शुरुआती और अंत पॉइंट सेम हो, पहली इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यदि सेम हो, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था यदि सेम हो तो उसको बोलेंगे अपन क्या, चक्रीय प्रोसेस। क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पे है ना कुछ चीज़ें देखिए, एक आपको और चीज़ सीखनी है। हम चक्रीय प्रोसेस में प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, पर उससे पहले आपको एक चीज़ सीखनी है, वो क्या कि अवस्था फलन किसको कहते हैं। अभी मैंने आपको बीच में रुद्धोष्म प्रक्रम में पथ फलन बताया था कि वो फलन जो आपके पथ पर डिपेंड करें, स्टेट पे डिपेंड ना करें, उनको आपने पथ फलन बोल दिया था। अब मैंने आपसे दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे आ रही हूँ, कौन सी, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन और हिंदी में लिखना इनको तंत्र फलन या अवस्था फलन। तंत्र की जगह लिखना अवस्था फलन, ये ज़्यादा अच्छा शब्द है, यही आपको बुक्स में मिलता है, अवस्था फलन। ठीक है, नाम ही बता रहा है, ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू केवल और केवल आपकी स्टेट पर डिपेंड करती हैं, वो किस पाथ का फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती। देखो किस तरीके से, आपके स्कूल को मैंने मान लिया A, कॉलेज को, और आपके घर को मान लिया B, सबका यही है। ठीक है, आप में से एक इंसान जाता है ऐसे गोल गोल घूमते हुए, मस्ती करते हुए, एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो सीधे पहुंच गया। और एक को क्या हुआ कि बोला कि मेरे को कुछ काम है, मेरे को पहले कुछ गांव जाना है, और मैं ऐसे बिल्कुल घूमते 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 अपने घर पहुंच गया। ठीक है, 3 पाथ हो गए यहाँ पे। ये पथ फर्स्ट है आपका, ये पहला पथ है, ये दूसरा पथ है और ये तीसरा पथ है। अब मैंने आपको बोला कि स्टेट फंक्शन वह होंगे जो केवल और केवल आपकी अवस्था पर निर्भर करेंगे, स्टेट पर निर्भर करेंगे, पथ पर नहीं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेट फंक्शन ले लिया, अब भी मैंने बस माना है, आपको नहीं पता कौन से फंक्शन स्टेट फंक्शन होते हैं, मैंने मान लिया जेड कोई फंक्शन है, वो मेरा स्टेट फंक्शन है। ए के लिए उसकी वैल्यू जेड ए है और बी के लिए उसकी वैल्यू जेड बी है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन जो होंगे ना,
इनमें यदि मैं अंतर देखूं, जेड बी माइनस जेड ए देखूं, जेड बी माइनस जेड ए देखूं फर्स्ट पद के लिए या सेकंड पद के लिए या थर्ड पद के लिए, वो सेम रहने वाले हैं। आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, क्योंकि जेड मेरा कैसा है, स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, तो वो अवस्था पे निर्भर करेगा, उसका मान पद पे निर्भर नहीं करेगा। यानी कि केवल जेड ए और जेड पी पर निर्भर कर रहा है। आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, क्या आपकी स्टेट की वैल्यूज में कोई अंतर आने वाला है क्या? यदि अंतर आ गया तो स्टेट ही बदल जाएगी। स्टेट हमने कैसे डिफाइन की थी, उनकी वैल्यूज ही तो की थी, उनके वेरिएबल को तो फिक्स करके किया था। यदि जेड ए इसका है, जेड बी उसका है, और यदि बाई चांस इनमें से आपने किसी को बदल दिया तो वो स्टेट वही नहीं रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्टेट फंक्शन जो होते हैं ना, उनका मान केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। आप चाहे इस पद से जाओ, चाहे इस पद से या इस पद से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका अंतर जो है वो सभी पाथ के लिए सेम रहने वाला है। जब ऐसी प्रोसेस के लिए, ऐसे कामों के लिए, चक्रीय प्रोसेस के लिए, ठीक है, चक्रीय को यदि हमें इंटीग्रेशन में दिखाना हो, देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन आपका होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये दिख तो रहे ना, हाँ देखो, आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के साइन को इस तरीके से लगाते हो, और बाई चांस आपकी कोई चक्रीय प्रोसेस है ना, तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से आप गोला सा बना देते हो, सर्किल बना देते हो। ठीक है, कोई भी स्टेट फंक्शन हो, उसके लिए यदि मैं इंटीग्रेशन करूँगी ना, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। देखो हम ये चीज़ सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? कि हमने इंटीग्रेशन करने के लिए dz करेंगे, dz का इंटीग्रेशन करेंगे, तो dz का इंटीग्रेशन आपके पास z ही आने वाला है, और यहाँ पे आपने लिमिट्स लगा दी, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट। यहाँ पे मैंने किया z सेकंड माइनस z फर्स्ट। अब हालांकि देखा जाए चक्रीय प्रोसेस में z सेकंड और z फर्स्ट तो आपकी एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ थोड़ी है, दोनों ही सेम पॉइंट है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो अंतर भी तो आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो कि अवस्था फलन के लिए जब आप चक्रीय प्रोसेस में देखोगे तो उनका इंटीग्रेशन कैसा होता है, उनकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इतनी बातें आप सबको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी पढ़ना है। तो देखो आज थोड़ा बहुत उनके बारे में भी कर लेते हैं। देखो नोट डाउन कर लेना ये सारी चीज़ें। अब लाइव क्लासेस की बात तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग पॉज करके मेरी बातों को बार बार सुन के नोट्स तो बहुत अच्छे से बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ऊष्मागतिकी प्रक्रम और उसकी बात करेंगे जब हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी ना, तो आप लोग बोलोगे कि मैम इस एग्जांपल की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो एग्जांपल भैया कहीं और से थोड़ी आते हैं। बात तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस चीज़ को बोल रहे हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को भी बोल सकते हैं क्या, यही पहचान करना तो आपको आना चाहिए। जब यही पहचान करना आप सीख जाओगे तो कोई भी सब्जेक्ट हो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसी चीज़ को कंसेप्ट बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, ऊष्मागतिकी प्रक्रम और उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, आज हम इसका एग्जाम देखते हैं कितना होता है ये। उत्क्रमणीय प्रक्रम एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इंग्लिश में लिखना रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप लोगों के दिमाग में कुछ तो आया होगा सेटिंग को देख के। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हम किसी चीज़ को उत्क्रमणीय बोलते हैं तो हम ये वाला साइन लगा देते हैं, और अनुत्क्रमणीय बोलते हैं तो ये वाला साइन लगाते हैं। उत्क्रमणीय के लिए बोलते हैं कि यदि ए से बी मिल सकता है तो बी से ए भी मिल सकता है। याद आ रही है सारी चीज़ें। और अनुत्क्रमणीय में हम बोलते हैं यदि एक बार ए से बी में चेंज हो गया तो फिर वो बी से ए में चेंज नहीं होगा, है ना, पढ़ा था ना। यही चीज़ अपने को यहाँ पे पढ़नी है, बस ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़नी है। देखो किस तरीके से, रुको अभी
आप में से किस किस को पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको कहते हैं इसकी, या फिर इतना किसको याद है कि जितने भी नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं ना वो सारे आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे आपकी यूनिट सेकंड में। अभी आप यहाँ पे देखो, वैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उनको कहते हैं जिन प्रोसेस को करने के लिए आपको बाहर से कोई भी काम ना करना पड़े, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना देना पड़े, वो खुद ही हो जाए, स्वतः हो जाए वो काम। ठीक है, अब देखो आपको मैं बताऊँ, नेचर में जब भी आप झरने वगैरह के पास जाते हो, नहाने जाते हो, तो वहाँ क्या होता है, ऊपर से नीचे पानी बहता है। कभी नीचे से ऊपर बहते हुए देखा है क्या? पर आपके घरों में पानी नीचे से ऊपर जाता है, पर नीचे से ऊपर वो खुद ही चला जाता है क्या? आपको उसके लिए मोटर लगानी पड़ती है, आपको बाहर से वहाँ पे कोई काम करना पड़ा। तो पानी का नीचे से ऊपर जाना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, वहाँ आपने बाहर से काम किया है। लेकिन पानी का ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेचर भी यही काम करती है और आपकी सब जगह यही काम मिलेगा। इसको लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप पानी के सामने बोलो कि भाई तू ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा, आपके कहने से नहीं होगा, वो तो गिरेगा, वो उसका नेचर है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ये। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जितनी भी होती है ना, एक बार ऊपर से नीचे सतह आ गया तो नीचे से ऊपर सतह थोड़ी जाएगा। तो जितनी भी सतह प्रोसेस होती है ना, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती हैं वो सारी की सारी अनुत्क्रमणीय होती हैं और नेचर में जनरली यही प्रोसेस आपकी पाई जाती हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम आप लैब में करो या कहीं भी करो, अनुत्क्रमणीय मिलता है। उत्क्रमणीय जो है ना, केवल एक बातों में कही गई बातें हैं, आदर्श और काल्पनिक बातें होती हैं। अब देखो हम देख लेते हैं पहले ये होता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो वही हमने सिलेंडर लिया है, सिलेंडर में पिस्टन लगा देंगे और गैस को भर देंगे उसमें। ये सिलेंडर हो गया मेरा, मैंने इसमें पिस्टन लगा दिया और अंदर इसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, तीन स्थिति में यहाँ पे आपको लेके चल रही हूँ, यानी कि 3 सिलेंडर में आपको लेके चल रही हूँ। आज आप उत्क्रमणीय सीख जाओ, कल की क्लास में हम लोग अनुत्क्रमणीय भी सीख लेंगे। ये दूसरा आपका हो गया, सेम ही सिलेंडर है, मैं बस एक साथ बना रही हूँ। ठीक है, अब देखो अंदर इसमें गैस भरी हुई है, तो ऐसा तो नहीं है गैस भर दी और ये बहुत शांत नेचर की है, बहुत कहते ना मम्मी पापा की बहुत सुनती है और ये कोई प्रेशर नहीं लगाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अंदर भर गई इसमें तो प्रेशर भी ये लगाएगी, इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएगी और उस प्रेशर को नाम दे दिया मैंने PA। बात क्लियर है? अब देखिए ये तो गैस द्वारा लगाया हुआ पिस्टन पे दाब है। PA क्या है आपका? गैस द्वारा यानी सिस्टम द्वारा किया हुआ, गैस द्वारा, गैस क्या है मेरी, सिस्टम है ना, गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब। दूसरी बात देखिए, गैस ने पिस्टन पे बल लगा दिया, क्या ऐसा है क्या इस पिस्टन के बाहर कोई भी गैस नहीं होगी? आपने यहाँ पर ही अपना एक सिलेंडर रख लिया और उस पर पिस्टन लगाया, अंदर आपने गैस भर दी, गैस ने पिस्टन पे बल लगाया, ऐसा तो नहीं सराउंडिंग की सारी एयर कहीं बाहर निकल जाएंगी? नहीं है ना, अपनी सराउंडिंग में इतनी सारी एयर होती है, तो सराउंडिंग भी पिस्टन पे बल लगाएगी, दाब लगाएगी और उस दाब को मैंने नाम दे दिया PB। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं क्या, प्रतिरोधी दाब, जो गैस पे लगाए हुए दाब का विरोध करेगी। ये तो जनरल सी बात है, हर क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये तो वही चीज़ चल रही है अपनी। अब यहाँ पे ये जो पहली स्थिति है ना, पहली स्थिति में हमने माना है कि जितना दाब गैस पिस्टन पे लगा रही है उतना ही दाब जो है अपना सराउंडिंग पिस्टन पे लगा रहा है, यानी कि दोनों दाब समान हो गए। याद करो क्या बोला था इस चीज़ को हम लोगों ने, यांत्रिक साम्य की स्थिति बोला था कि नहीं बोला था? और यांत्रिक साम्य में क्या बोला था कि कोई भी काम नहीं होता, तो वही तो चीज़ चल रही है, दोनों दाब समान हो गए, पिस्टन अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, यहाँ कोई भी वर्क डन नहीं होगा। आगे आइए, दूसरे केस में मैंने क्या माना कि ये वही पिस्टन के द्वारा गैसेस के द्वारा लगाया हुआ बल है और ये आपकी सराउंडिंग ने बल लगाया, सॉरी दाब लगा दिया। इस स्थिति में मैंने क्या मान लिया कि ये जो सराउंडिंग जो दाब लगा रही है ना, ये थोड़ी कम पड़ गई, फीकी पड़ गई है, यानी कि बहुत कम पर अनंत सूक्ष्म। याद रखना बहुत मामूली सा अंतर है ये, जो आप यहाँ पे मैं आपको मान के चल रही हूँ कि PB जो है वो
आपका छोटा है पीए से, तो यहाँ पे ये जो अंतर आएगा ना, आप एक तरीके से बोल सकते हो पीबी बराबर पीए में से कुछ माइनस कर दो तो आपके पास पीबी आ जाएगा। पर ये जो अंतर है ना बहुत मामूली सा है, बहुत छोटा सा अंतर है, और बहुत छोटे से अंतर को लिए अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन का साइन, डी का साइन, डीपी। डीपी का मतलब हो गया अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइटसिमल चेंज, ठीक है। पर इतनी बात आप लोगों को क्लियर है कि पीबी जो है पीए से छोटा है। चलो अनंत सूक्ष्म में छोटा है पर पीबी छोटा है, यानी कि आपका सराउंड दो तरफ से आपका काम हो रहा है पर दूसरी साइड वाला कम है, तो ये इस पे हावी होगा और यहाँ से क्या होगा, गैसेस का प्रसार होगा। अब यहाँ पे आप बात याद रखना कि ये जो चीज़ है, गैस में जो अंतर आ रहा है, दाब में अंतर आ रहा है, बहुत कम है, तो ये जब प्रसार होगा ना बहुत धीरे धीरे प्रसार होगा आपका, ऐसा नहीं है बहुत कम अंतर है। आप एक तरीके से मानो कि आपने एक तरफ से रस्सी को पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से आपसे बस थोड़े से भारी आदमी ने रस्सी को पकड़ा हुआ है, बस बहुत थोड़ा सा ही है मोटा वो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ही तो अपनी तरफ खींच पाएगा, ऐसा थोड़ी आप पूरी तरीके से उसको रस्सी दे दोगे, ऐसा नहीं होता ना। तो सेम यहाँ पे काम हो रहा है, यानी कि गैस का प्रसार होगा तो सही पर बहुत कम प्रसार होगा, ठीक है, बहुत कम प्रसार होगा यहाँ पे। और जब इस तरीके का प्रसार बहुत कम हो रहा है और बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यानी कि बहुत स्लो हो रहा है, ये प्रोसेस बहुत स्लो हो रही है और कम प्रसार हो रहा है, इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रसार। इसमें क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज क्या होता है, यदि किसी भी कंडीशन में ऐसा हुआ कि आपका पी भी ज़्यादा हो गया पीए से, तो वो उल्टा अपनी तरफ आने लग जाएगा, वो उल्टा पीए पे दाब लगाने लग जाएगा। यानी कि यदि हल्का सा पी भी ज़्यादा हो गया पीए से किसी भी गलतीवश, किसी भी कारणवश, तो अब मेरी गैस में कंप्रेशन होने लग जाएगा, यानी कि मैं किसी भी पल उल्टा चेंज करके प्रोसेस की डायरेक्शन को बदल सकती हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन का प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रोसेस, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पे आ जाओ, आज एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में देखो, वही यहाँ से लगाया हुआ आपका दाब पी ए है, यहाँ से आपका लगाया हुआ दाब पी बी है, पर अब यहाँ पे पी बी जो है बहुत छोटा है पी ए से। आप मान लो पी ए यदि आपका 10 है, 10 ATM है और पी बी आपका 2 ATM है, अंतर कितने का हो गया, 8 ATM का हो गया कि नहीं हो गया, ये अंतर तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एकदम से गैस का प्रसार होगा, जो 8 ATM है ना वो एकदम से भर के मेरा पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, एकदम से काम हुआ, तेजी से काम हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। और ये जो काम होने के बाद अब आप बताओ ये अंतर इतना ज़्यादा हो गया, क्या ये अंतर अपने आप ही कम हो जाएगा क्या, ये तो वही काम हो गया। पानी को एक बार यदि इसका प्रसार हो गया तो ऊपर नीचे कंप्रेशन करने के लिए मुझे बाहर से इस पर कोई काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद ये काम नहीं होगा, छोटे मोटे परिवर्तनों से काम नहीं होगा। तो ऐसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं अनुत्क्रमणीय प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तेजी से होते हैं आपके और हमेशा संपन्न होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम ऐसे होते हैं धीरे धीरे होते हैं और ये कभी कम संपन्न ही नहीं होते। आप बोलते हो ना कि उत्क्रमणीय आप लोग एक रटी रटाई डेफिनेशन बोलते होंगे कि जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो पूरी नहीं होती पर दिखती भी नहीं है होती हुई। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ साम्य की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और इनमें अंतर मैं आपको कल नोट डाउन करवा दूंगी, तब तक आप इतना ही नोट डाउन करना, ठीक है।